जय हिंद दोस्तों। जैसा कि आज हमारा मैथ प्रैक्टिस सेट कितना है 8। तो उम्मीद करते हैं कि आप सब अपने तैयारी में जोर शोर से लगे होंगे क्योंकि टाइम बहुत कम है। तो चलिए क्वेश्चन पे आते हैं डायरेक्ट। तो पहला क्वेश्चन क्या है हमारा कि द एवरेज ऑफ 6 नंबर इज 60, यानी कि 6 संख्याओं का औसत कितना दिया हुआ है 60। इफ ईच नंबर इज इंक्रीज बाय 6, यानी कि प्रत्येक संख्या कितना इंक्रीज किया गया है 6। तो नया एवरेज पूछ रहा है। तो दोस्तों अगर हम इससे बनाना चाहें लॉन्ग डिवीजन लॉन्ग मेथड से तो कैसे हो सकता है कि 6 नंबर का एवरेज, तो 6 नंबर का एवरेज यानी टोटल सम हमारा कितना होगा, तो टोटल सम हमारा होगा 360। ठीक, अब पूछ रहा है बोल रहा है कि प्रत्येक संख्या 6 इंक्रीज कर दिया गया है, यानी मान के चलिए ये सारा नंबर कितना होगा 6 6 6 6 6 6। अब ये सबको 6 इंक्रीज कर दिया गया है तो टोटल हमारा नंबर कितना इंक्रीज होगा। तो हम क्या देख रहे हैं 6 × 6 कितना हो गया 36। तो पूछ रहा है कि नया औसत क्या होगा, तो नया औसत के लिए हमारा नया टोटल चाहिए। तो नया टोटल क्या होगा 360 प्लस 36, तो कितना हो जाएगा 396। ठीक, अब 396 हो गया। अब नंबर हमारे पास कितना है 6, तो नंबर 6 है तो डिवाइड कर दीजिए। 6 6 जा 36, 6 6 जा 36, ये हमारा क्या हो गया आंसर, यानी कि 66 हमारा इस आंसर का इस क्वेश्चन का आंसर हुआ। अब चलिए थोड़ा सा शॉर्ट में भी हम जान लेते हैं इसको कि अगर शॉर्ट में अगर बनाना चाहें तो कैसे बनाएंगे। मान के चलिए दोस्तों आपके पास 3 नंबर है, क्या है 1 2 3। अब इन तीनों का एवरेज अगर आपसे निकाला जाए तो एवरेज हमेशा क्या होता है फर्स्ट टर्म प्लस लास्ट टर्म बाय 2, यानी फर्स्ट टर्म प्लस लास्ट टर्म बाय 2। तो फर्स्ट हमारा पास क्या है 1 प्लस 3 बाई 2 इक्वल टू कितना हो जाएगा, ये हमारा 2 हो जाएगा। अब इसी में आप देख लीजिए कि प्रत्येक संख्या को एक एक बढ़ाया गया, प्रत्येक संख्या को एक एक बढ़ाया गया मान लेते हैं हम। तो एक यहाँ पे ऐड होगा, यहाँ पे भी एक और यहाँ पे भी एक। तो अब नया औसत क्या होगा 3 2 5 1 6 और ये 3, तो ये कितना हो गया 9। और आप ले लीजिए फिर उसके बाद टोटल नंबर कितना है हमारे पास 3, तो आंसर क्या हुआ 3। तो आप ये गौर करिए दोस्तों कि जैसे जैसे अगर हम यहाँ पे यानी कि नंबर में एक हम ऐड करते हैं तो हमारा क्या हुआ एवरेज में भी हमारा 1 ऐड हो गया। आप गौर कर रहे हैं कि जैसे अगर हम यहाँ नंबर में 1 प्लस ऐड किए, हर नंबर में 1 ऐड किए तो क्या हुआ हमारा एक हमारा एवरेज में भी ऐड हो गया। तो इससे ये कंक्लूजन निकलता है ना कि जितना भी हमारे पास नंबर हो और उसका एवरेज ए दिया हो, जितना भी हमारे पास नंबर हो उसका एवरेज ए दिया हो, और अगर इसमें हम 1 इंटू करते हैं तो यहाँ पे भी हमारा 1 इंटू होगा, 2 अगर इंटू करते हैं तो यहाँ पे भी एवरेज में भी 2a हो जाएगा। और अगर यहाँ पे 5 प्लस करते हैं सारा नंबर में तो एवरेज में भी हमारा a + 5 होगा। कंक्लूजन से आप समझ गए होंगे। तो अगर इस क्वेश्चन के बारे में अगर देखते हैं हम तो क्या है कि 6 नंबर का औसत कितना दिया हुआ है, 6 नंबर का औसत 60 दिया हुआ है और प्रत्येक संख्या कितना बढ़ाया गया है 6 बढ़ाया गया है। तो प्रत्येक संख्या जब 6 बढ़ाया गया है तो एवरेज भी हमारा 6 बढ़ जाएगा यानी 66। ये आपका आंसर हो गया। आशा करते होंगे आपको अच्छा लगा होगा। चलिए दूसरे क्वेश्चन पे आते हैं। दूसरा क्वेश्चन क्या कहता है हमारा कि द एवरेज ऑफ फर्स्ट 3 ऑड मल्टीपल ऑफ 9, यानी कि फर्स्ट 3 ऑड मल्टीपल ऑफ 9 का हमें एवरेज चाहिए। तो फर्स्ट 3 ऑड मल्टीपल पहले निकाल लेते तो क्या क्या होगा 9 हो सकता है, दूसरा हमारा क्या हो गया 27 हो सकता है और तीसरा 45। अब बोल रहा है कि इसका एवरेज निकालना है हमें। तो आप क्या करिए फर्स्ट टर्म प्लस लास्ट टर्म दोनों को जोड़ दीजिए। तो फर्स्ट टर्म और लास्ट टर्म जोड़िएगा तो कितना आएगा 54 और बाई 2, तो ये आपका आ गया 27। ये आपका आंसर हो गया। आपको पूरा नहीं जोड़ना है दोस्तों, ये जोड़ना है, ये तीनों कभी ऐड नहीं करना है। क्या करना है आपको सिर्फ फर्स्ट टर्म और लास्ट टर्म को ऐड करिए और 2 से डिवाइड कर दीजिए। जब भी आपका संख्या कंजिक्यूटिवली रहे, यानी कि कंजिक्यूटिव ऑड रहे, कंजिक्यूटिव इवन रहे, या तो 1 2 3 5 का सीरीज में चले 1 2 3 4 5 का, या तो किसी का मल्टीपल हो, तो हमेशा क्या करिएगा फर्स्ट टर्म और लास्ट टर्म दोनों को जोड़ करके 2 से डिवाइड करिए, आपका एवरेज आ जाएगा। चलिए तीसरे क्वेश्चन पे आते हैं कि तीसरा क्वेश्चन क्या कहता है हमारा कि when 60 is subtracted from 60% of a number, यानी कि जब किसी संख्या का 60% में से किसी 60 को घटाया जाता है तो परिणाम भी क्या हमारा निकलता है 60 ही निकलता है। तो मान लेते कि वो नंबर क्या होगा x होगा, ठीक, उसका 60% में से
उसका 60% में से कितना घटाया गया, 60 घटाया गया। तो आंसर हमारे पास क्या आता है, आंसर आता है हमारे पास 60। तो इतना तो आप सॉल्व कर सकते हैं, लेकिन फिर भी 20 3 60 और 20 5 100, यानी कि x 3/5 माइनस 600 इक्वल टू 60। अब इन लोगों का एलसीएम ले लेते हैं हम, तो 3x और ये हमारा हो गया 300 और इधर भी हमारा 300, ठीक। x इक्वल टू क्या हो जाएगा 600/3, ये आपका आंसर हो गया दोस्तों, यानी कि 200 आपका आंसर आएगा। चलिए इस पे आते हैं दोस्तों। तो इसके पूछ रहा है क्या कि इनमें से बड़ा कौन सा संख्या है, यानी 4/5 बड़ा है, 7/8 बड़ा है, 6/7 बड़ा है और 5/8 6 बड़ा है। तो इस क्वेश्चन को सॉल्व करने का एक तरीका होता है कि अगर जिसका डिनोमिनेटर सबसे ज़्यादा बड़ा हो, यानी जिसका डिनोमिनेटर सबसे ज़्यादा बड़ा हो, इन दोनों के बीच के डिफरेंस में डिनोमिनेटर जिसका ज़्यादा बड़ा होगा वो छोटा होगा। लेकिन ये क्वेश्चन क्या कहता है, इसमें आप देखिए कि सबका डिफरेंस क्या है, 1 है, यहाँ पे भी डिफरेंस 1 है, यानी नंबरेटर और डिनोमिनेटर का। तो इसका भी डिफरेंस 1 है और इसका भी डिफरेंस 1 है। तो जब भी ऐसा क्वेश्चन रहे कि जिसका डिफरेंस 1 रहे और डिनोमिनेटर यानी कि हमारा हर जो हो वो बड़ा रहे, तो आंसर हमेशा क्या होगा, आंसर हमेशा जो बड़ा संख्या होगा वही आपका आंसर होगा, ठीक। यानी कि 7/8 आपका आंसर होगा। आप अगर विश्वास ना हो तो आप इसको डिवाइड करके भी देख सकते हैं। इसका अगर डिवाइड करिएगा तो 0 पॉइंट आपका आएगा 0.8, इसको अगर करिएगा तो 0.86 समथिंग आएगा। तो इस तरह कर करके आप सभी का करिएगा तो आपको अंत में आंसर क्या मिलेगा, ये 7/8। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं दोस्तों। चलिए दोस्तों आते हैं क्वेश्चन पे। तो पहला क्या है कि फाइंड द वॉल्यूम ऑफ स्फीयर ऑफ डायमीटर 21, यानी कि बोल दिया गया है क्या कि स्फीयर यानी गोला का आयतन निकालने के लिए जिसका डायमीटर कितना दिया हुआ है 21 सेंटीमीटर। तो हमारा r कितना हो जाएगा, r 21/2, यानी उसका आधा हो जाएगा। अब निकालते हैं क्वेश्चन के अकॉर्डिंग। तो वॉल्यूम ऑफ स्फीयर क्या होता है, πr³, ये होता है वॉल्यूम। तो अब इस पे पुट कर सकते हैं हम कि 4/3 पाई का 22/7 और r³ हमारा कितना है 21/2, ठीक। अब निकालते हैं, 2 दूनी 4, ये कट गया, ये आपसे 11 बार में, फिर 3 7 21 और फिर ये से इससे कट गया। तो 21 का यानी कि ये हो गया आपका 441, यानी 21 × 21 यानी 21 का स्क्वायर, और ये आपका हो गया 11। अब आपको दोस्तों 11 से 441 को मल्टीप्लाई करना है। तो क्या करना है, 4 1 5 और ये 4 4 8, ये हो गया आपका आंसर। आप चाहे तो दोस्तों 11 का मल्टीपल का अगर आपको निकालना है, आपको भी सीखना है, तो आप क्या कर सकते हैं, मान के चलिए आपको इससे मल्टीप्लाई करना है। ये सिर्फ एडिशनल इन्फॉर्मेशन है कि आपको अगर इसका मल्टीप्लाई करना है तो आप क्या करिए, 5 लिखिए यहाँ और यहाँ 4 और ये दोनों को जोड़ दीजिए, ये आपका आंसर हो गया 5 4 9। मान के चलिए 63 का 11 से आपको मल्टीप्लाई करना है, तो आप क्या करिएगा, 6 लिखिए और 3 एंड 6 and 3 9, ये आपका आंसर। अब दोस्तों इसका अगर हम ट्रिक से अगर सॉल्व करना चाहें तो कैसे सॉल्व कर सकते हैं, चलिए देखते हैं। तो 11 का मल्टीपल, यानी कि आपको पता है कि यहाँ पे 11 से मल्टीप्लाई हुआ है, आंसर हमारा क्या हुआ है 11 से मल्टीप्लाई हुआ है। क्यों, क्योंकि 22 का पाई का वैल्यू कितना दिया हुआ था 22/7। तो 22/7 यानी कि यहाँ नीचे में कोई मेरा 22 नहीं है, यानी 11 का मल्टीपल नहीं है। 11 का मल्टीपल ना होने के कारण यानी कि ये वाला मेरा 22 कटा नहीं होगा। अगर कटा नहीं है तो 22 11 से मल्टीप्लाई हुआ है, और 11 से मल्टीप्लाई हुआ है तो उसका ट्रिक होता है, 11 से अगर कोई भी मल्टीपल चेक करना है तो आपका ट्रिक होता है, मान के चलिए आपका अगर 5 6 और 1 ये आपका मल्टीप्लाई यानी कि 11 का मल्टीपल है या नहीं, इसको अगर चेक करना अगर हम चाहते हैं तो आप क्या करिए, एक अल्टरनेटिव को जोड़ दीजिए, 5 और 1 6 और दूसरे को घटा दीजिए, तो कितना आ जाएगा आपका 0। या तो इन दोनों का जोड़ और दूसरा का घटाव से यानी कि दूसरा का सब्ट्रैक्शन से या तो 0 आएगा या तो 11 का मल्टीपल आएगा, ठीक। तो आपका क्या हो गया आंसर, ये आपका 0 हो गया। तो यानी कि ये 11 का मल्टीपल है। और एक अगर देखते हैं 5 9 और 4, तो इसको अगर निकालना चाहते हैं हम, यहाँ पर मान लीजिए आप और ये 1, ठीक।
तो इसका अगर हम आंसर निकालना चाहते हैं तो आप इसको ऐड करिए, एक अल्टरनेटिव को छोड़ करके, और इसको। तो ये क्या हो गया, 5 4 9, और इन दोनों को ऐड करते हैं तो 9, तो 9 में से 9 गया यानी 0। तो इससे हमें पता चल गया कि ये 11 का मल्टीपल है। अब 11 का मल्टीपल इसी तरह हम सारे ऑप्शन को चेक करेंगे। तो सारे ऑप्शन को चेक करते हैं। तो पहला क्या देखते हैं, 4 और 3 7, और ये हो गया हमारा क्या 2 और 3, 2 और 1 3, तो 7 - 3 कितना हो गया 4, ये नहीं होगा। ठीक, इसको अगर देखते हैं तो 4 4 कितना हो गया 8, और ये 4 1 5, तो अगर गया कितना बचेगा 3, नहीं होगा ये भी। अगर इस पे जैसे ही आते हैं तो 4 और 5 कितना हो गया, 4 5 हमारा 9 हो गया, और इसको अगर जोड़ते हैं तो 8 और 1 9, तो कितना आ गया 0, यानी कि ये हमारा आंसर। इतना हमें करना ही नहीं था, डायरेक्ट 11 का मल्टीपल चेक करना था और आंसर ले आना था। चलिए दोस्तों देखते हैं इस पे क्वेश्चन क्या कहता है कि इनमें से इसका आंसर कौन होगा, यानी कि ये कोई इक्वेशन है, इक्वेशन का आंसर आपको निकालना है कि कौन सा आंसर होगा। तो आप कुछ मत करो दोस्तों, बस क्या करिए, आप एक वैल्यू सिर्फ 1 पुट करिए, किसी भी, अगर आप 1 पुट कर सकते हैं, 2 पुट कर सकते हैं, कोई भी, लेकिन सहूलियत के लिए यानी कि आपके कन्वीनियंस के लिए सिर्फ 1 पुट करिए आप। तो 1 पुट करते ही आपका क्या आ जाएगा यहाँ पे आंसर, तो 2 × 1, यहाँ पे 2 × 1, ठीक, और ये आपका हो गया 3, यहाँ पे अगर 1 पुट करिएगा तो भी 3 + 4, ठीक, -5, और यहाँ पे 1 पुट करिएगा तो 1 + 2, ठीक, +7। पूरा कैलकुलेशन करने के बाद यहाँ पे 4 और 3 7 हो गया, 7 दूनी 14, यहाँ पर 14 हो गया, -2 और 1 3, और 3 को मल्टीप्लाई करेंगे 5 से तो 15, और ये आपका कितना हो जाएगा, ये आपका 7। तो 14 और 7 हो गया 21, 21 - 15 = 6, ये आपका आंसर हो गया। तो अब आपको क्या करना है, ऑप्शन में चेक करना है कि कौन सा ऑप्शन हमें ये देगा आंसर। तो चलिए देखते हैं। तो आप चेक कर सकते हैं, हम डायरेक्ट आंसर पे आते हैं कि आप यहाँ पे पुट करिए 1, अगर यहाँ पे 1 पुट करते हैं और प्लस यहाँ पे 15 × 1 1 -10, तो 15 और 1 कितना हो गया 16 -10 = 6, यानी ये आपका आंसर हो जाएगा। चलिए और देखते हैं दोस्तों। तो ये क्वेश्चन क्या है कि a sphere of radius 9 cm is molded to form a cylinder of radius 3 cm, यानी कि एक गोला है जिसको पिघला करके क्या बनाया गया है, बेलन बनाया गया है। तो उसका पूछ रहा है कि हाइट कितना हो गया, उसका क्या रेडियस दे चुका है कि अगर हम पिघला करके बनाते हैं तो उसका रेडियस कितना सेंटीमीटर का बनेगा, 3 सेंटीमीटर का। दोस्तों एक बात बताइए, अगर गोला है और इसको अगर सिलेंडर बना दिया जाता है, ठीक, गोला को सिलेंडर बना दिया जाता है, तो इसका एरिया चेंज हो सकता है, सरफेस एरिया चेंज हो सकता है, इन दोनों का सरफेस एरिया चेंज हो सकता है, ठीक, रेडियस चेंज हो सकता है, हाइट चेंज हो सकता है, लेकिन वॉल्यूम कभी भी चेंज नहीं करेगा। यानी वॉल्यूम जो इसका है, इसका भी वही वॉल्यूम रहेगा, क्योंकि उसी मटेरियल से इसको भी बनाया गया है ना। यानी 5 kg मीटर 5 kg क्यूब से अगर इसको बनाया गया होगा तो इसको भी वही चीज़ से बनाया गया, उतना ही अमाउंट से बनाया गया होगा। तो यानी कि वॉल्यूम ऑफ स्फीयर = वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर, ये तो हम कंक्लूजन निकाल सकते हैं। तो चलिए देखते हैं कि स्फीयर का वॉल्यूम क्या होता है, 4/3 πr³, ठीक। इसमें क्या होता है, इसका होता है πr²h, यहाँ पे r हम बड़ा ले लेते हैं, ठीक। अब दोस्तों देखिए, पाई से पाई कट जाएगा हमारा, अब वैल्यू पुट कर सकते हैं आप 4/3, इसका रेडियस कितना दिया हुआ था 9 सेंटीमीटर, तो आप 9 से कर सकते हैं। और सिलेंडर का रेडियस कितना दिया हुआ था 3 सेंटीमीटर, 3 × 3 × h। अब आप निकाल सकते हैं, 3 3 जा 9, अब ये 3 3 जा 9 हो गया, ये कट गया आपका, तो क्या हो गया 4 × 9 3 जा 27 = h, यानी कि 108 हमारा आंसर हो गया। 108 ऑप्शन में है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे देखते हैं। ये दोस्तों आपका होमवर्क रहेगा, आप बना करके आप अपना आंसर शेयर करिए। और चलिए और क्वेश्चन पे आते हैं। चलिए दोस्तों 9वें क्वेश्चन पे आते हैं। क्या कहता है कि अ डिस्काउंट ऑफ 100 रुपीज इज ऑफर्ड इन ऑन आर्टिकल हुज मार्क प्राइस इज 800, यानी क्या कहता है कि एक वस्तु पर 100 रुपए की छूट दी जाती है जिसका अंकित मूल्य यानी कि मार्क प्राइस कितना दिया हुआ है 800 दिया हुआ है।
तो दोस्तों प्रॉफिट एंड लॉस में आपको अगर सॉल्व करना है कोई भी क्वेश्चन, तो तीन चीज आपको जरूर याद होना चाहिए। क्या क्या? एक सीपी, दूसरा एसपी और तीसरा एमपी। जब भी आपको प्रॉफिट परसेंट या लॉस परसेंट की बात हो तो आपको सीपी पे निकालना होगा, यानी प्रॉफिट या लॉस परसेंट हमेशा सीपी पे निकलता है, ठीक। और अगर जब भी आपको डिस्काउंट परसेंट की बात हो तो हमेशा एमपी पे निकलेगा, यानी कि कितना का छूट दिया गया, कितना का छूट नहीं दिया गया, ये सब किस पे निकलेगा? एमपी पे। और प्रॉफिट पे, यानी कि कितना का फायदा, कितना का नुकसान हुआ, ये किस पे निकलेगा? सीपी पे। क्वेश्चन के अकॉर्डिंग बोलता है कि 800 हमारा मार्क प्राइस है, तो 800 हम मार्क प्राइस ले लेते हैं। दूसरा क्या बोलता है कि इस पे 100 रुपए का छूट दिया जाता है, 100 रुपए का छूट दिया जाता है, तो कितना हमारा एसपी हो जाएगा? 700। अब बोल रहा है कि इस पे छूट प्रतिशत ज्ञात करिए, तो छूट प्रतिशत ज्ञात करने के लिए 100 का छूट मिला है किस पे? 800 पर, तो परसेंटेज ज्ञात करते हैं। 2 जीरो से 2 जीरो, और ये आपका कट के आएगा 12 से 2, यानी 12.5%। ये आपका आंसर हुआ। लेकिन दोस्तों अब ये जो टर्म आया है इसके बारे में भी हम थोड़ा सा जान लेते हैं कि मान के चलिए अब तो ये बोल दिया कि आपका सीपी, अब आपसे पूछ लिया जाए कि अगर सीपी को अगर निकालने का तरीका अगर इसी से दे दिया जाए तो सीपी क्या होगा। तो मान लेते हैं कि 40% का प्रॉफिट हुआ है, 40% का प्रॉफिट हुआ है। तो अभी हम बता चुके हैं आपको क्या कि प्रॉफिट हमेशा सीपी पे निकलता है, ठीक। तो सीपी पे क्या बोल रहा है कि 40% का प्रॉफिट हुआ है, तो चलिए देखते हैं क्या निकलता है सीपी पे। 40% का प्रॉफिट यानी कि 140, ठीक, जो कि किसके बराबर है? यानी सीपी पे 140% किसके बराबर है? एसपी के बराबर। तो एसपी हमारा कितना है? 700। अब काट दीजिए आप, 14×5 = 70, ठीक। तो आंसर क्या निकलेगा हमारा? सीपी इक्वल टू 500, यानी कि आंसर 500। क्वेश्चन तो हमारा यही तक था दोस्तों, लेकिन इसको मैंने एक्सटेंड करके आपको और बता दिया है कि आपका नॉलेज इनहेंस हो। तो चलिए, यानी कि आप इस तरह से भी निकाल सकते हैं। अगर सीपी, एसपी और एमपी तीनों का अगर रेशियो आपको दे दिया जाए तो आप आंसर निकाल सकते हैं, अगर तीनों के बारे में आपको पता हो तभी। ये क्वेश्चन क्या है कि क्वेश्चन कह रहा है कि फाइंड द एलसीएम ऑफ 1/8, 6/16 एंड 3/24। तो नॉर्मली आप क्या कर सकते हैं? नॉर्मली आप तो जानते हैं कि एलसीएम इन तीनों का लिया जाता है, यही जानते हैं ना। लेकिन जब अगर फ्रैक्शन में जब भी आपका हो, यानी फ्रैक्शन में रहे, तो एलसीएम ऐसे नहीं निकाला जाता है। एलसीएम, इसका एलसीएम निकालने के लिए आपको क्या करना होगा कि एलसीएम ऑफ न्यूमरेटर और एचसीएफ ऑफ डिनोमिनेटर, यानी न्यूमरेटर मतलब अंश और डिनोमिनेटर मतलब हर, तब जाकर के आपका एलसीएम निकलेगा। जब भी आपको एलसीएम निकालना हो तो एलसीएम ऑफ न्यूमरेटर और एचसीएफ ऑफ डिनोमिनेटर। अब चलिए देखते हैं कैसे निकलेगा इसका आंसर। तो एलसीएम ऑफ न्यूमरेटर, तो न्यूमरेटर कौन कौन हमारा? 1 है, 6 है और 3 है। तो इन तीनों का एलसीएम कितना निकलेगा? 6 निकलेगा, ठीक। और अगर एचसीएफ इन तीनों का बात करते हैं तो 8, 16, 24। तो इन तीनों में कॉमन कौन सा टर्म होगा जो तीनों को काट दे? तो 8 ही है, 8 से 8 भी कट जाएगा, 8 से 16 भी और 8 से 24 भी, तो यानी 8/6/8। तो आंसर क्या होगा? 3/4। ये आपका आंसर हो गया, तो 3/4। लेकिन क्वेश्चन यही तक नहीं है। अगर मान के चलिए आपसे ये तो एलसीएम पूछा है, अगर एचसीएफ पूछ लिया तो कि एचसीएफ क्या होगा इसका, तो एचसीएफ जब भी अगर निकालना हो तो एलसीएम के लिए क्या था? एलसीएम ऑफ न्यूमरेटर बाय एचसीएफ ऑफ डिनोमिनेटर। लेकिन जब एचसीएफ का बात हो तो एचसीएफ ऑफ न्यूमरेटर बाय एलसीएम ऑफ डिनोमिनेटर, ठीक। तो एचसीएफ ऑफ न्यूमरेटर, तो अब न्यूमरेटर का एलसीएम लीजिए। इन तीनों में कॉमन टर्म कौन सा होगा? कॉमन टर्म, तो कॉमन टर्म हमारा क्या होगा? 1 होगा दोस्तों, ठीक। कॉमन टर्म 1 होगा, क्योंकि इन तीनों का एचसीएफ 1 ही हो ही सकता है, क्योंकि और दूसरा है ही नहीं जो 1 को भी काट दे, 6 को भी काट दे और 3 को भी काट दे, ठीक। और अगर एलसीएम का बात करते हैं तो इन तीनों का एलसीएम कितना होगा? तो 48 होगा, 1/48। तो ये आपका आंसर हो गया। यानी कि जब एचसीएफ पूछे तो एचसीएफ ऑफ न्यूमरेटर एंड एलसीएम ऑफ डिनोमिनेटर, और जब एलसीएम पूछे तो एलसीएम ऑफ न्यूमरेटर बाय एचसीएफ ऑफ डिनोमिनेटर। चलिए इस पे आते हैं दोस्तों। तो ये क्या कहता है कि ए मैन बाइज 9 आर्टिकल एट द रेट ऑफ 36, यानी कि 9 आर्टिकल 36 रुपए में खरीदता है, और क्या करता है? 11 आर्टिकल 55 रुपए में बेच देता है। तो उसका प्रॉफिट परसेंट याद करिए।
तो दोस्तों क्या करते हैं हम कि क्या कहा है क्वेश्चन में कि 9 आर्टिकल कितना में खरीदा, 36 में, ठीक। और क्या बोलता है कि 11 आर्टिकल ये खरीदा है और ये वाला बेच रहा है, तो 11 आर्टिकल 55 में बेच देता है। तो अब यहाँ पे जो आर्टिकल का हमारा नंबर जो है और ये पैसा हो गया, ये आर्टिकल का नंबर ऊपर नीचे है, यानी कि 9 है, यहाँ पे 11 है, तो हम कैसे कैलकुलेट कर सकते हैं। तो आपको क्या करना होगा कि आप कैलकुलेट तो तभी ना कर सकते जब एक फिक्स अमाउंट रहे या फिक्स आर्टिकल रहे, तभी तो आप कैलकुलेट कर सकते हैं। तो यानी कि यहाँ पे आपको क्या करना होगा, दोनों का आर्टिकल का नंबर जो होगा सेम करना होगा, तभी आप निकाल सकते हैं कि इस पे मेरा इतना प्रॉफिट हुआ और इस पे इतना लॉस हुआ। तो चलिए देखते हैं। तो यहाँ पे आप क्या करिए, 11 से मल्टीप्लाई कर दीजिए और यहाँ पे भी 11 से मल्टीप्लाई कर दीजिए, यहाँ पे 9 से मल्टीप्लाई कर दिए। तो अब क्या हो गया, 11 9 99 और यहाँ पे 11 9 99। तो जब आप यहाँ पे 9 से मल्टीप्लाई किए हैं तो यहाँ भी 9 से करना होगा और यहाँ पे 11 से करना होगा। तो चलिए दोस्तों, अभी हम सिखा चुके थे कि 11 से मल्टीपल करने का कैसा ट्रिक होता है। तो आप डायरेक्ट लिख सकते हैं 396, ठीक। अब इसका मल्टीप्लाई करना है, तो इसका क्या होगा, 9 5 जा 45 का 5 और 9 5 जा 45 और प्लस 4 यानी 495। अब देखिए दोस्तों, खरीदा था यानी कि 99 आर्टिकल, इसने कितना 396 में खरीदा, ठीक, लेकिन बेच कितना में रहा, 495 में। तो फायदा इसको कितना का हो रहा है, तो 5 में से 1 गया तो 5 में से 6 गया, 9 आपका, और यहाँ पे भी 9, यानी कि क्या बच रहा है, 99 रुपए का उसको क्या हो रहा है, फायदा हो रहा है, जब वो आर्टिकल 495 में बेच रहा है। तो यानी कि 396 पे 99 का फायदा, तो 100 पे कितना का फायदा। तो आप कर सकते हैं 11 9 99, 11 3 33, 11 6 36, फिर 9 4 36, यानी कि आपका 25% का फायदा हो रहा है, ठीक। तो 25% आपका आंसर। ये थोड़ा लेंदी था, लेकिन इसी तरह आपको सॉल्व करना है और ये बहुत ज़्यादा शॉर्ट ट्रिक है, आप इसी तरह सॉल्व करिएगा। दूसरा क्वेश्चन कहता है दोस्तों कि द रेशियो ऑफ प्रेजेंट एज ऑफ ए टू द एज आफ्टर 10 ईयर इज 4/4:10 4:5, यानी कि क्या कह रहा है कि राम का ए का एज अभी का यानी प्रेजेंट का एज और उसका आज से 10 साल बाद का एज, यानी कि मान के चलिए ये अभी का होगा, तो ये अभी हो गया, ठीक, ये एज अभी का हो गया। और क्या पूछ रहा है कि 10 साल बाद का, यानी 10 साल बाद, तो 10 साल बाद ये a+10 हो जाएगा ना, 10 साल बाद ये a+10 हो जाएगा। तो चलिए देखते हैं। तो क्या बोलता है कि अभी का एज और 10 साल बाद का एज, 10 साल बाद का एज का रेशियो कितना दिया हुआ है, रेशियो दिया हुआ 4:5। तो आप निकालिए आंसर, इसका आंसर निकालते हैं तो 5:4 + 40 a = 40, ये आपका ए का एज हो गया। तो आंसर है, हाँ, ये आपका आंसर हो गया दोस्तों। चलिए दोस्तों, आते हैं इस क्वेश्चन पे। क्या कहता है, 1066 डिग्री, 1030, 1024, 1027 एंड और बाई कोट 63 का मान पूछ रहा है। तो दोस्तों पहले तो ये सारा जो 10 में है, हम इसको और ये कोट में है, तो इसको भी हम लोग 10 में कन्वर्ट कर लेते हैं। तो क्या होगा हमारा क्वेश्चन, 1066 डिग्री, 1030 डिग्री, 1024 डिग्री एंड 1027 डिग्री। अब ये कोट है, तो कोट का उल्टा क्या होता है, 10, यानी कि 1063 डिग्री। अब दोस्तों हमेशा याद रखिएगा, एक रूल है कि जब भी a + b का मान 90 डिग्री हो तो 10a × 10b हमेशा 1 होगा, ठीक। अब इसमें आप आ करके देखते हैं तो क्या हो रहा है, 1066 और 1024, ये दोनों का मान कितना हो गया, 66 + 24 = 90 डिग्री, यानी ये 1 हो गया, ठीक। दूसरा क्वेश्चन देखते हैं, दूसरा तरफ देखते हैं। तो 1023 और 1027 और 1063, तो ये क्या हो गया, ये दोनों अगर जोड़ते हैं तो ये भी 90 होगा, यानी कि इन दोनों का भी मान 1। अब ये बच गया, सिर्फ हमारा ये बच गया, तो क्या है, 1 × 1030 × 1, ठीक। अब इसका वैल्यू क्या होगा, 1/√3, तो आंसर क्या होगा, 1/√3, ये हो गया आपका, ये आपका आंसर हो गया। आसान था ना। चलिए नेक्स्ट पे आते हैं, क्वेश्चन पे आते हैं कि अ ट्रेन क्रॉसेस अ मैन हु इज स्टैंडिंग एट द रेलवे स्टेशन एट 90 km/h
यानी कि कोई ट्रेन जो है 90 किलोमीटर प्रति घंटा की रफ्तार से चल रहा है और रेल स्टेशन पे खड़ा एक आदमी को क्रॉस कर जाता है, स्टेशन पे खड़ा एक आदमी को क्रॉस कर जाता है और ट्रेन का लंबाई दिया हुआ है दोस्तों, ट्रेन का लंबाई कितना दिया हुआ है 225 सेंटीमीटर, 225 मीटर। तो पूछ रहा है कि टाइम कितना लगेगा उस आदमी को क्रॉस करने में। तो एक बात बताइए दोस्तों कि मान के चलिए एक आदमी खड़ा हुआ है, अब ये खड़ा हुआ है और ट्रेन क्या कर रहा है, इसको क्रॉस कर रहा है, ट्रेन क्रॉस कर रहा है। तो ट्रेन आदमी का कुछ लेंथ नहीं काउंट होगा इसमें। अगर ट्रेन खुद और अगर प्लेटफॉर्म को क्रॉस करता तो इसमें ट्रेन और प्लस प्लेटफॉर्म दोनों का लेंथ हमको काउंट करके चलना होता। लेकिन इसमें क्या कर रहा है, सिर्फ एक आदमी को क्रॉस कर रहा है, एक आदमी को क्रॉस कर रहा है। और जब आदमी को क्रॉस कर रहा होगा तो सिर्फ आपको ट्रेन का लेंथ लेना है, ठीक, यानी कि ट्रेन का लेंथ लेना है। तो ट्रेन का लेंथ हमें कितना दिया हुआ है 225 सेंटीमीटर। और पूछ क्या रहा है कि 90 किलोमीटर प्रति घंटा की रफ्तार से चल रहा है। तो ये आप पढ़ चुके हैं, स्पीड इंटू टाइम, स्पीड इंटू टाइम इक्वल टू डिस्टेंस होता है। तो स्पीड कितना हुआ 90 किलोमीटर पर आवर। तो ये आपका स्पीड अगर मीटर पर सेकेंड में अगर आप चेंज करना चाहते हैं तो 5/18 से मल्टीप्लाई करना होगा और टाइम इक्वल टू टाइम। तो अब क्या कर सकते हैं आप, 18×5 = 90, 5×5 = 25 और ये 9 बार में कट जाएगा, यानी टी हमारा कितना आएगा 9 सेकेंड। आंसर के अकॉर्डिंग 9 सेकेंड। अगर प्लेटफॉर्म को भी अगर क्रॉस करना होता उसको, अगर प्लेटफॉर्म को अगर क्रॉस करना होता तो ये प्लेटफॉर्म यानी इसका कुछ लेंथ ए होता और इसका बी होता, तो ए प्लस बी को वो 90 किलोमीटर प्रति घंटा की रफ्तार से चेस करता। लेकिन क्या बोल रहा है कि सिर्फ आदमी है, तो आदमी का कोई लेंथ नहीं होगा, आदमी तो खुद एक ऐसा ही खड़ा हुआ है, तो इसका नो लेंथ यानी कि लेंथ नहीं है, तो यानी कि ये सिर्फ अपना डिस्टेंस को कवर करेगा। चलिए इस क्वेश्चन पे आते हैं कि अ प्रिंसिपल डबल इटसेल्फ इन 15 ईयर्स, कि यानी कि कोई मूलधन होगा वो क्या करता है 15 सालों में अपने से 2 गुना हो जाता है। इसमें क्या दिया हुआ था हमारा, इसमें दिया हुआ था रेट ऑफ इंटरेस्ट, लेकिन इसमें क्या बोल रहा है कि इसमें 15 सालों में 2 गुना हो जाता है। और दोस्तों ये आप लिख लीजिएगा, यानी कि चक्रवृद्धि ब्याज लेकर के 15 सालों में 2 गुना हो जाता है। तो ये पूछ रहा है ना कि 8 गुना कब होगा, यानी कि अगर रेट ऑफ इंटरेस्ट अगर कंपाउंडेडली लगे तो 15 सालों में 2 गुना हो जाता है। तो पूछ रहा है कि 8 टाइम्स यानी कि 8 गुना होने में कितना समय लगेगा उसको। तो चलिए देखते हैं कि क्या बोलता है कि 1 से 2 गुना हो गया, यानी 2 टाइम्स हो गया। तो 2 का पावर यहाँ पे इसको लिख सकते हैं, 2 का पावर 1 लिख सकते हैं। तो 2 का पावर 1 होने में उसको कितना साल लग गया 15 साल, ठीक, यानी 2 का पावर 1 होने में 15 साल। तो 1 का वैल्यू कितना हो गया 15, ठीक। अब पूछ रहा कि 8 टाइम्स, यानी कि 8 को हम लोग लिख सकते हैं 2 का पावर 3 लिख सकते हैं। तो 2 का पावर 3 होने में कितना साल लगेगा, तो जब 1 का वैल्यू 15 दिया हुआ है तो 3 का वैल्यू कितना होगा 3 × 15 यानी 45 साल। ये आपका दोस्तों आंसर हो गया। चलिए दोस्तों आते हैं दूसरे इस पे कि इन हाउ मेनी ईयर्स अ प्रिंसिपल यानी मूलधन डबल इटसेल्फ एट द रेट ऑफ 12/1/2%, यानी कि कोई प्रिंसिपल है वो क्या करता है अपने आप को 2 गुना कर लेता है अगर रेट ऑफ इंटरेस्ट कितना हो 12.5% हो। तो पूछ रहा है ना कि टाइम कितना लेगा, यानी कि कितना समय में वो अपने आप को 2 गुना कर लेगा जब अगर रेट ऑफ इंटरेस्ट 12.5% है। तो चलिए निकालते हैं। तो हमें फॉर्मूला क्या पता है, P × R × T/100, ये फॉर्मूला पता है। ये बोल रहा है कि ये अपने आप को क्या कर लेता है 2 गुना कर लेता है, ठीक। अब हमारे पास टाइम निकालना है, तो सारा फॉर्मूला है हमारे पास, प्रिंसिपल भी है, रेट भी है और टाइम भी है। हमें नहीं पता कि प्रिंसिपल कितना है, ठीक, बस हम लोग P मान चुके हैं क्योंकि P हमारा 2 गुना हो चुका है, ठीक। तो चलिए देखते हैं। तो P से P क्या हो जाएगा हमारा, कट जाएगा। रेट हमारा क्या है 12.5% यानी कि 25/2%, और नीचे में 100 और T हमारा ऐसा ही रह जाएगा। और ये चलिए 2, तो आपको पता है 25 चौक 100, 25 चौक 100। तो अगर T का बात करते हैं तो 4 दूनी 8 दूनी 16, ये आपका हो गया आंसर। यानी 16 वर्षों में कोई प्रिंसिपल 2 गुना हो जाएगा जब अगर रेट ऑफ इंटरेस्ट कितना हो 12.5% हो। तो ये आपका आंसर हो गया।